नमस्कार, स्वागत है आपका चक्रव्यूह के साथ। आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। पल पल करवटें बदल रही राजनीति आपको मनोरंजन का भरपूर मौका दे रही है। स्पष्ट कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। दावे हर बार यही किए जा रहे हैं कि सब कुछ तय है। तो जब सब कुछ तय है तो बता ही देते। राजनीति में इतनी पर्दादारी की ज़रूरत ही क्या है? जब उतरना आम आदमी के बीच ही है तो उसे बता देने में आपका जाता क्या है? सब कुछ तय है। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए। उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा सब कुछ तय है। पिछली बार भी जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर निकले तब भी उनकी पार्टी ने दावा किया था सब कुछ तय है। चुनाव लड़ने आ रहे हैं, इतना रहस्य क्यों गढ़ रहे हैं? बता दीजिए ना क्या तय है। इसका मतलब यह है कि कुछ भी तय नहीं है और बताने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। और सच्चाई भी यह है कि अभी कुछ भी तय नहीं है। सीटों का मामला फंसा हुआ है। तो कुछ तय हो तो आप छुपा नहीं पाएंगे, वो हम भी पता कर लेंगे जब तय होगा तो। लेकिन क्यों छुपा रहे हैं? आखिर वजह क्या है कि खुलकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के लोग अभी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं? महागठबंधन से अलग हो गए, एनडीए में जा रहे हैं, साफ है। लेकिन एनडीए में तय क्या है? कुछ नहीं। चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ चर्चा में है रामविलास प्रसाद जी हैं, आप प्रवक्ता हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के। भोला शर्मा जी हैं, आप प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के। और पुष्पेंद्र पुष्प जी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू नेता हैं। आप तीनों लोगों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे रामविलास जी शुरुआत करेंगे। क्या तय है? किस चीज के लिए आप तय पूछ रहे हैं? नहीं, जब भी आप लोग नीतीश कुमार जी से मिलकर निकलते हैं तो आप लोग कहते हैं सब कुछ बिल्कुल तय है। तो तय क्या है वो तो हम जान लें। क्या तय है? सब कुछ मतलब क्या? असित जी पहले बताइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी ने आपको कभी इस तरह की बातें आपको वक्तव्य दिया? इसका मतलब आपकी पार्टी के तमाम प्रवक्ता बेमतलब के लोग हैं, सिर्फ मांझी जी बोले तो माना जाए कि कुछ बोला गया? पहली बात सुनिए असित जी। हाँ, हमारे जो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा कभी कोई आपको वक्तव्य नहीं दिया। आपकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका बयान आधिकारिक है या नहीं ये बताइए। ये वो है, बाकी पूरी बात सुनिए। अच्छा ठीक। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव का समय आ गया है, ईमानगंज में हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत से काम औपचारिकता रूप से बची हुई है। कुछ का योजना चल रहा है, कुछ योजना का है, कुछ योजना को उद्घाटन करना है। ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उनसे अपनी सारी विधानसभा क्षेत्र के विषय में बातें हुआ। उसको औपचारिकता रूप से अभी कोई हमारी बातें फाइनलाइज नहीं है कहीं से। ये तो फिर आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं को सोचना चाहिए ना कि कैमरा के सामने आके बोल देते हैं राजनीतिक मीटिंग। ये आपको प्रवक्ता किसी ने कहा कि जदयू से मेरा तय है, ये नहीं कहा। आपको तय के मतलब हमारा पार्टी का आज की बैठक में आपकी ही पार्टी के, देखिए नाम ले लूंगा तो बात बिगड़ जाएगी, लेकिन आपकी पार्टी, सारे मीडिया वाले चला रहे हैं कि आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता कह रहे हैं राजनीतिक बैठक थी और आपकी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं गैर राजनीतिक बैठक थी। नहीं, आपके प्रवक्ता को पता नहीं होता है कौन सी बैठक वाले? तो हम लोग कुछ अभी कह भी नहीं। 18 हम मीडिया, हम भी नाम नहीं चल रही है ना, खबर चल रही है ना। अपना मनगढ़ंत चला दे। अरे मनगढ़ंत क्या? हमने कोई, एक मिनट, हमने क्या उनके ऊपर कोई ये चेहरा बना के किसी के ऊपर लगा के आपके प्रवक्ता का बुलवा दिया? आपके प्रवक्ता ही ने बोला? ऐसी बात नहीं है। हमारे जो भी प्रवक्ता है, हमारे सारे प्रवक्ता अधिकृत जिम्मेदार पदाधिकार है, इमदाद पदाधिकार है, जो भी बोलते हैं, कह रहे हैं कि आज राजनीतिक बैठक थी। ये जरूर कहा कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं गैर राजनीतिक बैठक नहीं। हमें ये नहीं हुआ सब कुछ तय का मतलब क्या? मेरा संगठनात्मक तय से मेरी पूर्ण रूप से तैयारी है। ऐसा नहीं कि किसी पार्टी तब है। हमने अभी 20 तारीख की अपने कोर कमेटी की बैठक की, महागठबंधन से अपना हम नाता तोड़ा है स्पष्ट से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर विचार हम लोग कर रहे हैं। चलिए, हम लोग अंतिम चरण में 30 तारीख। पुष्पेंद्र पुष्प जी आपके पास आ रहे हैं। एक बात जो शुरू से सामने आती रही है कि भाई जनता दल यूनाइटेड की इच्छा थी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का उसमें विलय हो जाए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ऐसा कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है कि नहीं भाई गठबंधन हो और गठबंधन में एक सम्मानजनक शेयर उसे मिल जाए, कुछ सीटें उसे मिल जाए। आपकी पार्टी का फिलहाल क्या स्टैंड है? आप लोग विलय चाहते हैं कि गठबंधन चाहते हैं? जी, हमारी पार्टी का इसमें तो विचारधारा यही कि जो समान विचारधारा वाले लोग हैं जी,
वह एक मंच पर आए। सर विलय चाहते हैं कि गठबंधन मुख्यमंत्री चाहते जी ने हैं? तो उन्हें वह सम्मान दिया क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर महादल यह तो जो है शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठेंगे तभी निर्णय हो पाएगा। इस पर मैं फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। चलिए आपके पास हम आएंगे। भोला शर्मा जी, भाई आपके महागठबंधन जिसे महागठबंधन कहा जाता है, हालांकि वो गठबंधन इतना बड़ा भी नहीं है, एनडीए में जो राजनीतिक दल है उनकी संख्या 50 के करीब है, फिर भी आप ही के गठबंधन को महागठबंधन कहा जा रहा है। आप ये बताइए कि भाई आपके इस गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे जीतन राम मांझी। कम से कम इसमें तो किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि जीतन राम मांझी एक पुराने पॉलिटिशियन हैं, बेदाग पॉलिटिशियन हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजनीति का तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, तो इम्पोर्टेंट तो होंगे ही पार्ट आपके गठबंधन में। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग क्या इतनी गलत थी कि उनकी बात सुनी ही नहीं गई? देखिए, जीतन राम मांझी जी तो महागठबंधन के बड़े नेता थे, बदल के शामिल हो कर रहे लेगी महागठबंधन। क्या जवाब है साहब ये? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी को जाने से महागठबंधन को नुकसान हुई, लेकिन जीतन राम मांझी जी के नुकसान कैसे भरपाई हमारी करेंगे? क्या महागठबंधन करेगा। अभी एनडीए का भी जो बड़े बड़े नेता हैं वो हमारे महागठबंधन के संपर्क में हैं। हम जीतन राम मांझी जी के नुकसान की भरपाई महागठबंधन जल्द में करेगी, और जिस दिन करेगी हम आपके मीडिया में उनके बारे में जरूर बताएंगे। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग इतनी गलत थी क्या कि इतना नाराज होना पड़ा, उनको बाहर जाना पड़ा? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी का तो गठन होना चाहिए था, अगर नहीं हुआ ये तो महागठबंधन में गलती है। लेकिन अभी भी कहते हैं कि जीतन राम मांझी जी को जाने से हमारी महागठबंधन कमजोर हुई है, लेकिन हम उनकी क्षतिपूर्ति करेंगे। पुष्पेंद्र जी, सर आपके पास आ रहे हैं। देखिए, जो बात निकल कर सामने आ रही है, अरे हमें कौन बताएगा, पार्टी का ही कोई बता देता है। तो जो बात निकल के सामने आ रही है कि भाई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 15 सीटों की डिमांड कर रहा है, कम से कम 15। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो प्रस्ताव है सीधे विलय का है कि छोड़िए ना सीट वीट का चक्कर, पहले पार्टी का विलय कीजिए। सर कहां सहमति बनेगी इस पर? जी देखिए, हमारी पार्टी का या मुख्यमंत्री जी बराबर सम्मान देते रहे हैं और सम्मान दिया गया है, जिसमें उनको मुख्यमंत्री जी का पद भी दिया गया उनको। तो हम समझते हैं कि अपने आप को विलय कर ले हम लोग के यहाँ, तो हम लोग सब सहज हो जाएंगे, कार्यकर्ता भी कार्य करने में सहजता महसूस करेंगे। तो हमारी तो विचार है कि उसमें विलय उनको करना चाहिए और इससे काम करने में सुविधा होगा। मतलब सीट बंटवारे के लिए अभी आप लोग तैयार नहीं हैं? सीट बंटवारे के लिए जो मैं समझता हूं कि इसमें शीर्ष नेतृत्व के वरीय नेता लोग हैं, वो लोग निर्णय ले सकते हैं। तो इस पर अभी हम फिलहाल कोई टिप्पणी, मेरे बस के बाहर का चीज है, तो इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उनको विलय करना चाहिए और विलय करने से, क्योंकि हम लोग समान विचारधारा के लोग हैं। रामविलास प्रसाद जी, कहाँ बात बनेगी बताइए क्या? देखिए, आपका पहला जो सुमित जी प्रश्न था से कोऑर्डिनेशन कमेटी का, हमारे घटक दल के जो भी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुशवाहा जी और मुकेश सहनी जी, नहीं घटक दल के अब नहीं है सर, ये पुराने हैं। पहले की बात है, ये सारे लोगों ने मिलकर इस बात का भरपूर दिल से समर्थन किया, कई बार मीटिंग किया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए और सारे लोगों ने मिलकर ये बातें रखा गया। सभी लोगों ने इसका समर्थन, बशर्ते कि हमारे
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की राहुल गांधी जी तक आदमी ने कहा कि नहीं आपका मांग बहुत उचित है, सही है। और ये छोटी सी बात थी कि कौन मिलजुल कोई भी बात छोटी से छोटी और बड़ी से निर्णय लेना, हम लोग चारों भाई मिलकर निर्णय लें। आप बड़े पार्टी के हैं, मुखिया जरूर रहिए, बाकी जरा हम लोग को विश्वास में लेकर मुखिया बने रहिए। हम आपके मुखिया पर कुछ कहने वाले नहीं है, बाकी हमारी बातों को नहीं सुना गया, एक नहीं, दो नहीं, 4 बार 10 बार हम लोग समय पर समय देते रहे। अंततः हमको महागठबंधन से अलग होना पड़ा। अगर हमारे भाई साहब प्रवक्ता साहब ने कहा कि उसका भरपाई करेंगे कि इनको ज़्यादा इस बात की जगह, हमको तो नहीं लगता है कि बिहार में जीतन राम मांझी का कोई दूसरा नाम रूप होगा या जीतन राम मांझी का कोई भरपाई करने में इस धरती बिहार में होगा। जहाँ तक आपकी बात है संयोजन और इस दल का शीर्ष नेताओं का समायोजन की बात रहती है, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी कोई कहीं से कोई विचार नहीं लिया है। हमको अपना अनुमान है, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग जो भी रहेंगे किसी भी पार्टी में मुअद्दल हम लोग नहीं होंगे। जब भी किसी पार्टी से हमारा होगा तो महागठबंधन के रूप में गठबंधन करके हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। सीट की मामला है वो हमारे शीर्ष नेता जो निर्णय लेंगे उसको हम लोग मान्य करेंगे। नहीं, पार्टी ने कुछ तो तय किया होगा ना कि कम से कम इतनी सीटों पर हमें लड़ना है। उसकी पहल चल रही है, हम 30 तारीख तक अपना इस पर बहुमत अपना हम लोग निर्णय ले लेंगे। भोला शर्मा जी, भाई देखिए आपका जो गठबंधन है, जब महागठबंधन कह रहे हैं, भाई आपकी पार्टी ने पहले ही कह दिया कि वो विष पी लेंगे, जहर पी लेंगे इस सरकार को हटाने के लिए। तो बात बड़ी क्लियर हो गई, मर्जी हो एक सीट दो, ना मर्जी हो ना जो रहेंगे। नहीं, देखिए महागठबंधन को एकत्रित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शिक्षा सुधार को लेकर पटना के बापू सभा सत्कार का भी कार्यक्रम से किया। सीट शेयरिंग का क्या लेना देना सीट है? शेयरिंग का यह मुद्दा है। शेयरिंग मुद्दा देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की डिमांड करते करते आपका एक महत्वपूर्ण सहयोगी आपके बीच से चला गया, आप कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना पाए। अभी तक क्लियर नहीं है कि भाई आपका जो गठबंधन है उसमें जो मेजर रोल है वो आरजेडी का है, वो आरजेडी गठबंधन के बाकी लोगों को कितना महत्व दे रही है ये क्लियर नहीं है। ये सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए ना सर। देखिए असली जी, मैं एक बात इसमें बीच में डिस्टर्ब करूँगा सर, बोलो। हमारे जो ये हमारे कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमको लगता है कोऑर्डिनेशन कमेटी में बनाने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी को जितना ही दबाव इन्होंने डाला, हमारे जितना बार मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी पर जोर दिए, और मुकेश सहनी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इनके अनुरोध पर मैंने पहल किया है। और आज खुद वो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी की भरपाई कर लेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी का बनाया, जीतन राम मांझी के अभी बिहार के धरती पर कोई भरपाई करने वाला पार्टी है ही नहीं, और उनके छवि का कोई भी नेता नहीं अनुभवी। हमने कभी ये नहीं कहा कि मेरे शीर्ष नेतृत्व में मुझे लड़ने की मौका में लड़े, क्योंकि आप घटक दल के बड़े नेता हैं, आपके ही नेतृत्व में लड़ेंगे। बाकी एक उसके जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होता है उसके नेतृत्व में लड़े। आज भले उपेंद्र जी, मुकेश सहनी जी लौट जाए या उलट जाए, बाकी सबसे घटक ये बने कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस शर्मा जी की बात का बहुत बड़ा रोल था। शर्मा जी, आपकी बात अधूरी रह गई जी। जिसे देखिए, विष पीने का मतलब सर ने कहा कि हमने सब दिन महागठबंधन में हमने त्याग और बलिदान का काम किया है। हमको भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को बिहार की सत्ता से उखाड़ कर फेंकना है। इसके लिए जो भी सीट मिलेगा महागठबंधन में, हम लोग महागठबंधन को जिताने का काम करेंगे। हमारे महागठबंधन में सीट की लड़ाई नहीं है, हम हर सीट को जिताने का काम करेंगे। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि जो 20 निकले वो महागठबंधन के घटक दल पी ले, और जो अमृत मिले वो महागठबंधन के लोग पी ले, और जो 20 में निकलेगा उपेंद्र कुशवाहा आज भी पीने के लिए। क्या बात है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। देखिए, विष पीना अच्छी बात नहीं है, और राजनीति में विष पीना बड़ा खतरनाक होता है। राजनीति में तो विष पीना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ विष पीकर आप शिव नहीं होते हैं, यहाँ विष पीकर आप आउटडेटेड हो जाते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी लौटेंगे।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह राजनीति कारण, और आज चक्रव्यूह में हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। चर्चा में हमारे साथ पुष्प जी हैं जेडीयू से, भोला शर्मा जी आरएलएसपी से, और रामविलास प्रसाद जी हैं हम से। आपके पास आ रहे हैं पुष्पेंद्र पुष्प जी। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई, पुष्पेंद्र पुष्प जी काफ़ी दूर से जुड़े थे हमसे। चलिए, पुष्पेंद्र पुष्प जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए, क्षण के जो बातें आ रही हैं कि अगर जीतन राम मांझी अपनी पार्टी की विलय के लिए तैयार नहीं हुए, ऐसी स्थिति में वो कम से कम 15 सीट पर दावा ठोकेंगे। क्या जनता दल यूनाइटेड अपने कोटे से, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया बीजेपी अपने कोटे से सीट नहीं देने जा रही, तो क्या जनता दल यूनाइटेड अपने कोटे से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 15 सीटें देगी? इस पर हमारा जो मानना है कि जो उनका स्थिति है उसका जनता दलियो बेहतर ढंग से समझ रही है, क्योंकि बराबर उनको सम्मान देते रही है जनता दलियो। नहीं, सम्मान तो नहीं, उन्हें निश्चित टिकट रूप चाहिए। से जी वही टिकट का ही मैं बात कर रहा हूं। तो टिकट जब जो आदमी मुख्यमंत्री पद दे सकता है उनके लिए, तो जो उनके लिए उचित होगा, मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी उन्हें जरूर सम्मान देंगे जो उचित होगा। जो आदमी मुख्यमंत्री पद दे सकता है, तो विधायक पद तो मैं समझता हूं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि सारा सामाजिक संरचना देखते हुए कार्य करना है, तो जो सामाजिक राजनीतिक संरचना में उनका हक बनता है। कौन सा पैमाना है जिससे यह तय होता है कि किस आदमी का कितना सम्मान उचित सम्मान होता है? उचित सम्मान है जो उनका मतलब जनसंख्या है, जो उनके वोटर लोग बूथ पर जाके वोट दे रहे हैं, वह उनका मतलब उनकी जो राजनीतिक हैसियत है उसके मुताबिक उनको सीट शेयर दिया जाएगा। राजनीति में इसे उचित सम्मान कहते हैं, यही ना? राजनीतिक हैसियत अलग है, लेकिन जो समान विचारधारा वाले लोग हैं उनको मुख्यमंत्री जी जरूर सम्मान देते हैं और उचित सम्मान देते हैं। आपने जो है सो देखा होगा कि गहलोर पहाड़ी को काटने वाले जो दशरथ मांझी थे उनको कुर्सी पर बैठा दिए अपना। तो मैं समझता हूं जीतन मांझी जी हम लोग के यहाँ आए, उनका स्वागत है और उनको जरूर उचित सम्मान हमारे राष्ट्रीय। चलिए, रामविलास जी के पास चलेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है। रामविलास जी ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जीतन राम मांझी जी को उचित सम्मान देंगे। आपका जो उचित सम्मान वाला मीटर है वो कहाँ तक जाकर रुकेगा? 15 सीट, 12 सीट, 10 सीट, कहाँ तक ये उचित सम्मान वाला मीटर कितना ऊपर उठ पाता है? देखिए, अभी अमित जी उन्होंने अभी जदयू के प्रवक्ता साहब उन्होंने जो अभी बात कहा, बहुत अच्छी बात कहा, मैं उनके आभारी हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का आभारी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेरा ये भाग्यशाली है कि उन्होंने हमको मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया और मैंने मुख्यमंत्री बना, और मैं इसके लिए मैं या चाहे भूली बस क्यों नहीं हूँ, बाकी हम उनका सम्मान देते हैं। और आज मैं इस कहने से जरा सा हिचक नहीं करना हो, और मैं किसी भी मुख्यमंत्री पद से हटाया किसने सर? नहीं, वो तो नहीं, मुझे जिसने दिया हुआ उसने अपना सम्मानित किया, तो सम्मान हटाना कब बात है। आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो अभी जो प्रदेश के हालात है, जितना वो कष्ट से गुजर रहे हैं, जो प्रदेश में घट रहा है, बाढ़ से, कोरोना से, बीमारियों से, उसका जो उन्होंने सामना किया, जिस रूप से उन्होंने कार्यकलाप किया, ये सराहनीय है। बिहार सरकार ने जो काम किया, इसके लिए मैं पार्टी की ओर से। सर, मेरा ये सवाल ही नहीं था ना, मेरा सवाल यहाँ जहाँ तक आपका जो उचित सम्मान वाला पैमाना है, देखिए ये कहाँ तक उठता है? ये मेरे लिए उचित नहीं होगा, ये राष्ट्रीय शीर्ष की बात है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री उच्च लोगों की शीर्षों की बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहे जो भी घटक दल के लोग उनसे बातें होगी, और जो उन लोगों का निर्णायक दल होगा, निर्णय होगा, उसको हम लोग सम्मान करेंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए भोला शर्मा जी, मान लीजिए, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम बची है, लेकिन मान लीजिए जेडीयू से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात ठीक से नहीं बनी, सीट शेयरिंग को लेकर किसी और इशू पर अगर नहीं बनी, तो क्या उनकी वापसी महागठबंधन में संभव है? और अगर वापसी संभव है
तो महागठबंधन ने उनके उचित सम्मान का क्या पैमाना तय किया है? देखिए, महागठबंधन में तेजस्वी यादव के बाद जीतन राम मांझी जी का भी कद बहुत ऊंचा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जीतन राम मांझी जी को बहुत सम्मान करते हैं। वह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहे हैं कि जीतन राम मांझी जी का जाना महागठबंधन से बहुत दुखद है। अगर जीतन राम मांझी जी अगर बीजेपी और जेडीयू अगर उनको नहीं लेती है, अपना दरवाज़ा बंद करती है, तो जीतन राम मांझी जी के लिए महागठबंधन का दरवाज़ा सब दिन खुला रहेगा। जीतन राम मांझी जी आवेंगे तो हम लोग जो पहले का स्थान है और पहले का जो हम सम्मान देते हैं, वह सम्मान आज भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और वो मतलब पैमाना क्या तय कर रखा? नहीं, सीट शेयरिंग का तो मामला है तो महागठबंधन के सभी घटक दल बैठ करके तय करेंगे। इस 2020 का जो विधानसभा चुनाव है, उस पर सीट का मामला हमारे महागठबंधन में नहीं है। हमारे महागठबंधन का एक ही उद्देश्य है कि जो भी सीट है उस सीट को जिता कर लाना है और महागठबंधन की सरकार में बिहार में लाना है। ठीक है। पुष्पेंद्र पुष्प जी, आप पिछला चुनाव याद कीजिए। पिछले चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 2.2% वोट मिले थे, 2.2% वोट मिले थे। और इस चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का चुनाव चिन्ह छिन जाने का खतरा है। चुनाव चिन्ह छिन जाने का खतरा। अच्छा, उस चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, आपकी पार्टी सब एक ही गठबंधन में थे। मतलब अब सामाजिक समीकरण को अगर हम देखें तो भाई जो वोट आरजेडी को आता है वो वोट भी इनके साथ खड़ा था, जो वोट जेडीयू को आता है वो भी इनके साथ खड़ा था, इनका अपना वोट भी इनके साथ खड़ा था। कांग्रेस के भी कुछ सिंपैथाइजर कहीं ना कहीं बचे ही होंगे, वो कुछ भी जुड़ गए होंगे, तब तो 2.2% वोट आया हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को। तो 2020 तक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया है कि वो गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा कर सकती है? उसमें देखिए, हमारा जो अपना विचार है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी बराबर लोगों का सम्मान कर रहे हैं। वोट की राजनीति नहीं है, वोटरों की राजनीति है। अगर हम लोग प्रतिशत का ख्याल रखते तो जो यहाँ पर प्रकाशोत्सव मनाया गया बिहार में जी, तो उससे कितना वोट सिख का मिलेगा, जनता दल यू को कितना वोट है। लेकिन हम लोग वोट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मांझी समाज जो समाज के हाशिया पर हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में लाना है, जिसके लिए टोला सेवक, विकास मित्र, आशा, ममता, तमाम तरह के कार्यों को नीतीश सरकार के द्वारा किया गया। तो प्रतिशत के अलावा मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ध्यान इस पर भी है कि जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनको उचित सम्मान दिया जाए। और जो उचित सीट का बात है वो सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरीय नेता लोग बैठेंगे, तब उस पर वार्ता हो पाएगा, तो निर्णय आएगा। ठीक है, ठीक है। आपके भसराम विलास जी, आप ये बताइए, जब माई समीकरण आपके साथ था, कुशवाहा कुर्मी समीकरण आपके साथ था, बिहार की राजनीति यही है, मैं बड़ी खुल के अब बातें कर रहा हूँ, वो समीकरण आपके साथ था, ओबीसी इक्वेशन आपके साथ था, दलित नेता आपके नेताजी खुद हैं। तब जब आप चुनावी मैदान में आए तो आपको मिले 2.2। आप ये जी पिछले 15 वर्ष के पहले का चुनाव का भी गणना आप करें, राष्ट्रीयकृत जो भी पार्टियां हैं, जो कांग्रेस, आरजेडी, का रिजल्ट भी आपको सिर्फ मेरे पार्टी का 2.2 मत दिखिए, आप तो देखिए पिछले चुनाव में इन लोगों का क्या था इश्तिहार। के को विधायक आया, के को मंत्री आया, के को, मेरा तो सिर्फ अभी तो 3-4 वर्ष का, मेरा 5 वर्ष का मेरा पार्टी का गठन ही वो किया हुआ नहीं, 5 वर्ष से ज्यादा हो गया। नहीं, आप 5 वर्ष की लगभग से 2-4 महीना आगे होगा गठन हुआ है। और मैंने जो अभी बिहार में जो अपने गरीबों के, शोषितों के, दलितों के लिए मैंने जो काम किया है, इतना कम समय में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गरीबों को जगाया है, काम किया है, और पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी के लोग उनके परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा वो भी वोट हमारा कितना महत्व रखता है।
तो ये जगे हुए गरीब लोग कहाँ हैं? दिखते तो नहीं हैं। दम अब जागृत जिनको हो आपने गए हैं। जगाया है वो अरे वाले। सारे जीतन मांझी जी के जो है, जो हमें दलित चेहरा, इसके सिवा और बिहार में कोई है कहाँ? आपको देखिए तो। अच्छा, 2015 में जीतन राम मांझी के अलावा और कौन दलित चेहरा था? अब तो वो आपको मीडिया प्रवक्ता हैं और आप मीडिया के सब लोग हैं, इसके लिए हमको इस मंच से बताने की नहीं, आवश्यकता आप कह रहे हैं कि किसी उनके अलावा मंच और से- कौन है? तो नहीं, उस नहीं, समय कौन था? जो उस नहीं, समय था वो इस समय भी मैं है। जो 5 बरस की जो मेरा पार्टी 6 बरस की जो है, हाँ। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार के दलितों के लिए सब जो बात किया, जो 34 योजना लेके चला और जो दलितों की बात, विकास की बात किया, उसके पूर्व में कितने लोग यहाँ पर थे जो आजादी के बाद चले, जो हमारे दलितों के विकास के लिए बात किया। हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम हद तक, बहुत तक महादलितों का सम्मान देने का काम किया। इसमें कहने में मुझे जरा से हिचक नहीं है। देखिए सर, सम्मान किया होगा आपने बहुत। सम्मान नहीं, विकास की बात किया ठीक है, उन्होंने, आपने दलित बहुत से काम- महादलित और उनके लिए योजना भोला शर्मा जी, किया। भोला शर्मा जी, मैं इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं कि इन्होंने बहुत काम किया, बहुत विकास किया, बहुत कुछ कर दिया, लेकिन पिछला लोकसभा चुनाव भी 19 का हमने देखा ही, ये वोट में उस चीज को तब कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो अब क्या गारंटी है कि कन्वर्ट कर लेंगे? देखिए, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आ गया, और चेहरा आ गया, इसमें बहुत से रीजन थे। जब जब चुनाव आता है तब तक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दंगा करवाती है, हिंदू और मुस्लिम को डाइवर्ट कर करके ये बात यह अलग है। वोट बैंक को हासिल ठीक। करना चाहती है। पुष्पेंद्र जी, मैं बस ये समझना चाह रहा हूं कि भाई, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने ऐसा कौन सा राजनीतिक कमाल कर दिया है जिससे ये उम्मीद की जाए कि जनता दल यूनाइटेड उसकी ज्यादा से ज्यादा शर्तों को मानने को तैयार बैठा हो? जनता दल बराबर, मैं पहले भी आपको यह बात बता रहा हूं कि चूंकि नीतीश सरकार का जब से गठन हुआ 2005 ईस्वी से, जिसको बिहार की दूसरी आजादी कहा जाता है, तो समाज के जो वंचित वर्ग के लोग थे, जिसके लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया और जिसके लिए जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री पद दिया, तो हम समझ रहे हैं कि जो दोनों का कार्यशैली जब एक है, तो दोनों लोग को एक मंच पर आ जाने चलिए, से मतलब समान जो सोच समाज के लोग हैं, आप कमजोर ये वर्ग मान रहे हैं कि भाई, वंचित वर्ग हाँ, हैं, एक तरह से उनका सोच- बेहतर ठीक, विकास एक हो विचारधारा के लोग हैं, इस आधार पर तो सम्मान मिलेगा। समाज ठीक है। का चलिए, चीजें 1-2 दिन में सामने हो ही जाएंगी, मुझे लगता है 30 तक बहुत सारी चीजें सामने हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपका। समाज के वंचित सर वर्ग सर, के अब लिए टाइम नहीं काम है। नीतीश कुमार जी ने किया है। जी, अब टाइम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र पुष्प जी, भोला शर्मा जी और रामविलास प्रसाद जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सब कुछ सामने होता है, क्योंकि चुनाव हमारे आपके बीच आके लड़ना होता है और वोट हम ही आपसे लेना होता है, इसलिए बात हमसे आपसे छुपती कुछ भी नहीं है। फिलहाल यही है कि इन्हें लगता है कि ये कोई बड़ा सा पर्दा डाल देंगे और पब्लिक कुछ जानेगी ही नहीं। पब्लिक सब जानती है, और अगर नहीं जानती है तो उसे सब कुछ जानना चाहिए। आंखें खोलकर देखते रहिए। नमस्कार।